आदाब। फाइनेंशियल लिटरेसी के इस खास प्रोग्राम पैसा बोलता है में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनिया सिंह। पिछले हफ्ते हमने अपने शेयर बाजार को कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में देखा। लग रहा था कि ट्रंप टैरिफ का 90 डेज का जो पॉज है उसके बाद बाजार में फिर से तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध वाली खबरें शुरू हो गई और उसके बाद हमारे शेयर बाजार ने योयो के जैसे नीचे जाना शुरू किया। लेकिन अगर हम आज सोमवार की बात करें तो जबरदस्त उछाल के साथ आज बाजार बंद हुए हैं। इतनी तेजी देखी गई जो कि शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो आखिर ऐसे स्ट्रेच सिचुएशंस में क्या किया जाए? इन्वेस्ट किया जाए, रुका जाए, प्रॉफिट बुक किया जाए, पैनिक सेलिंग की जाए? इस सब का जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं ऋतु सिंह जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं यूग्रो कैपिटल में। ऋतु, स्वागत है आपका। और साथ ही मौजूद हैं सिद्धार्थ शर्मा। सिद्धार्थ को फाउंडर हैं मनी ट्री पार्टनर्स में और वेल्थ मैनेजर भी हैं। थैंक यू। शुरुआत ऋतु से करते हैं। ऋतु, जैसे ही कोई वॉर की न्यूज आती है तो हम देखते हैं कि एकदम से मार्केट ड्रॉप करते हैं। कहीं भी वॉर हो, किसी भी छोटे से कोने में भी वॉर की खबर हो तो हर मार्केट रिएक्ट करता है। हमने ये अक्सर देखा है। तेल के दाम रिएक्ट करते हैं, शेयर बाजार एकदम से गिरते हैं। तो ऐसे में भारतीय शेयर बाजार ने जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, क्या कहेंगे आप निवेशकों को, हमारे दर्शकों को किस तरह से संयम बरता जाए? सोनिया, अभी हम अगर अपने अभी के जो हमारी कंडीशन वॉर की चल रही है उसमें अगर हम मार्केट का बिहेवियर पे चर्चा करने से पहले मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें पीछे का हिस्टोरिकल डेटा भी अगर हम देखें तो उससे हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि मार्केट जनरली ऐसी सिचुएशन में कैसे बिहेव करती है। जैसे कि हम अगर पिछले कुछ इवेंट्स की बात करें तो 1999 में कारगिल वॉर हुई थी, तो वो करीब जो है उस टाइम पे अगर हम निफ्टी को देखें निफ्टी जो है वो तीसरे दिन के एंड पे करीब 7% ऊपर रही और जब तक ये वॉर खत्म हुई तब तक निफ्टी ने लगभग 36% का गेन दिया था। उसके बाद हमारा पार्लियामेंट अटैक जो कि दिसंबर 2001 में हुआ था, उस समय भी वो जो है वो एक बॉर्डर स्टैंड ऑफ चला था जून 2002 तक, लेकिन फिर भी निफ्टी ने जो है वो थोड़ी सी गिरावट उसमें आई थी करीब 2% की, लेकिन अंत में जब ये सब चीजें नॉर्मल हुई थी तो निफ्टी ने करीब 4% की बढ़त के साथ जो है वो बंद हुई थी। 26/11 के मुंबई अटैक की बात करें जो कि नवंबर 2008 में हुआ था, टेंशन 3-4 दिन चली थी निफ्टी जो है, लेकिन उस पूरे 3-4 दिन के पीरियड में करीब 4% की बढ़त मेंटेन की हुई थी। उरी अटैक, फिर सर्जिकल अटैक्स, वो भी सितंबर 2016 की बात करें जो कि 10 दिन चली थी, निफ्टी ने जो है वो फ्लैट रही 3 दिन, और अगर जब ये टेंशन खत्म हुई तो उस टाइम पे भी हल्की बढ़त ही रही निफ्टी में। पुलवामा अटैक, उसके बाद बालाकोट की स्ट्राइक्स हुई जो कि फरवरी 2019 में हुई थी। 13 दिन ये टेंशन चली थी, निफ्टी 0.5% गिरी थी शुरू के 3 दिनों में, लेकिन जब ये वॉर खत्म हुई तो करीब 0.5% वो बढ़त थी। तो ये डेटा हमें ये बताता है कि इस तरह की स्ट्राइक्स जब भी हुई हैं तो हमारे मार्केट पे जो है इसका बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आया है, और जब ये टेंशन्स खत्म हुई है तो बल्कि वो जो भी थोड़ी बहुत गिरावट हुई है उसको मेंटेन करके निफ्टी जो है वो, या हमारे सेंसेक्स ने जो है वो बढ़त जो है अपनी मेंटेन की हुई है। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को यही सलाह है कि इस तरह के सिचुएशन में संयम बरतें, उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको वो मेंटेन करें। ऐसा हड़बड़ाहट में उनसे निकलने की जरूरत नहीं है उसमें, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी ये टेंशन्स जितने भी दिन में खत्म होती है, जो हिस्टोरिकल डेटा हमें बताता है कि निफ्टी या सेंसेक्स में जो है वो बढ़त ही आती है, तो आपके जो लॉसेज हैं वो अल्टीमेटली कवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन्वेस्टर्स जो है अपने इन्वेस्टमेंट्स में बरकरार रहें। बिल्कुल। तो सिद्धार्थ, जिस तरह से डेटा ऋतु ने भी बताया और आपके पास भी ये डेटा है, अगर हम पुराने हिस्टोरिकल डेटा की अगर बात करें तो ये माना गया है कि चलिए 5% अगर करेक्शन हम एवरेज मान ले कि हुआ है तो 6 महीने में डबल डिजिट रिटर्न्स भी मिले हैं। तो क्या हमारे दर्शक, हमारे निवेशक के लिए बाय ऑन डिप का फॉर्मूला अपनाना चाहिए? इस सवाल के जवाब से पहले मैं आप दर्शकों को सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, जब भी कोई भी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स या जब भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होते हैं, मैम ने जैसे अभी इंडियन मार्केट्स, इंडियन जियोपॉलिटिकल टेंशन से रिलेटेड जो भी था, इंडो पाक में जो भी इश्यूज थे वो बताए। अगर आप ग्लोबल लेवल पे भी जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल यूक्रेन एंड रशिया, जब ये वॉर हुई थी तब भी इंडियन मार्केट्स अप्रॉक्सीमेटली 20 दिन के लिए 10% के आसपास करेक्ट हुए थे, और उसके बाद उसने वी शेप रिकवरी दिखाई, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच पोर्टफोलियोज उसी लेवल पर या इनफैक्ट उससे थोड़े से ऊपर लेवल पर चले गए थे, क्योंकि उस समय सेंसेक्स 59,000 पे था और फिर 62,000 पर आ गया था।
तो इन्वेस्टर्स को इस चीज से पैनिक होने के लिए या फिर डिस्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है कि अब इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन आ गया है, अब क्या करना चाहिए, क्या सारा पैसा रिडीम कर लेना चाहिए। अभी तो ऑलरेडी फेज वाइज मैनर में इंडियन मार्केट्स ने काफी कुछ 7 महीनों में देखा था। जैसे दर्शकों को पता भी होगा, कभी ट्रम्प टैरिफ्स की इश्यूज थी, कभी चाइना के फिस्कल पैकेज को लेकर प्रॉब्लम आई, आरबीआई चीफ भी उस समय बदले, सेबी चीफ भी आए, तो ऐसे तो फिर रेपो रेट भी कट हुआ। तो ऐसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे पिछले 7 महीने में, और जिसके कारण इंडियन मार्केट्स ऑलमोस्ट 20% नीचे गया। और अगर इस फेज में अगर कोई भी इन्वेस्टर अपने पैनिक में है या एंजाइटी में है और वो ये जो इंडो पाक टेंशंस को लेकर अगर वो अपने पोर्टफोलियोज में कुछ भी चेंजेस करता है तो उसको एक भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, विच इज वेरी क्लियर अबाउट इट। द आइडिया इज कि इन्वेस्टर को जब भी इन्वेस्ट करता है उसको ये देखना चाहिए कि उसको अपनी इकोनॉमी के ऊपर फेथ है या नहीं है, क्योंकि जो भी आपके जो मार्केट के रिटर्न्स हैं दैट इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ इकोनॉमी। अगर आपकी इकोनॉमी परफॉर्म करेगी तो आपके मार्केट्स भी परफॉर्म करेगा, तो आपके पोर्टफोलियोज भी परफॉर्म करेंगे एंड वाइस वर्सा। तो रादर देन के एक बहुत मायोपिक एंगल से आप सोच रहे हैं, एक छोटे से दृष्टिकोण से आप सोच रहे हैं कि अरे अटैक हो गया तो क्या होगा, अगर आप पास्ट डेटा भी देखें तो ये जो इफेक्ट्स हैं इसके बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रहे हैं। इनफैक्ट जैसे मैम ने बोला कि आज जो बम्पर रिटर्न्स जो आज पोर्टफोलियो में जो एक रिटर्न्स आए हैं, स्पेशली इन द मिड कैप सेगमेंट जहां पे 4-4.5% एक राइज देखा गया है, तो इन दैट केस इन्वेस्टर्स को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपने कुछ भी चेंजेस या कुछ भी आपने अपने पोर्टफोलियोज में 3 या 4 दिन पहले अगर आपने ऑल्ट्रेशंस किए हैं तो आपके पोर्टफोलियो में एक बहुत सब्सटैंशियल इंपैक्ट आएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप संयमता आपने बनाए रखी है, पेशेंस के साथ आपने इन्वेस्ट किया, आपने देखा कि मार्केट्स के चलन क्या है, मार्केट्स कितना गिर रही है, कितना उठ रही है, क्या कारण है, तो आपको रियलाइज होगा कि आपके पोर्टफोलियोज के अंदर एक सब्सटैंशियल गेन आ रहा है। और ये उतार चढ़ाव तो चलते ही रहेगा हर बार, कभी कुछ होगा तो कभी कुछ होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियोज में पूरे टाइम आप इक्विटी से डेट, डेट से इक्विटी, रिडेम्पशंस और ये सब करते रहे। तो इन्वेस्टर्स को ये समझना बहुत जरूरी है कि जब भी वो इन्वेस्ट करें, सबसे पहले तो वो एक लंबे ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, कोई भी इकोनॉमी यूनिडायरेक्शनल ऊपर के लेवल पे नहीं जाती है, वो अपने एक जिगजैग फैशन में जाती है जहां पे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव बहुत ही नॉर्मल है। ये होना जिस तरीके से लाइफ में होता है ऐसे इकोनॉमी में भी होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वेस्टर को एक संयमता और पेशेंस बनाए रखना चाहिए। जी, तो सिद्धार्थ का ये कहना है कि अगर ये इस टाइप की न्यूज़ आती हैं, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, तो ऐसा नहीं है कि आप पैनिक सेल ऑफ कर दें या फिर आपका नी जर्क रिएक्शन यही हो कि भाई मैं अपना पैसा निकाल लूं, पता नहीं कल को क्या होने वाला है। ऐसा नहीं है। जो भी अभी तक हमने देखा है, जब भी वॉर्स होते हैं तो रीबाउंड होता है। हमारा ही नहीं, उनका एक्सचेंज भी काफी अच्छा रिबाउंड हुआ है। और अगर ऋतु यहाँ पर हम देखें कि FIIs और DIIs हमने हमेशा देखा है कि जब वो अपना पैसा लगाते हैं तब हमारा ग्राफ एकदम से ऊपर जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर थोड़ी सी टेंशन तो चल रही है, अब आगे कल को क्या होगा, आगे से 1 हफ्ते बाद क्या होगा, 10 दिन बाद क्या होगा, कोई नहीं कुछ कह सकता। ऐसे में FIIs अपना पैसा लगाएंगे? बिल्कुल सोनिया जी, इसमें FIIs का देखिए, FIIs जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक लार्जर व्यू लेके चलते हैं। उनका लॉन्ग टर्म व्यू रहता है कि इकोनॉमिक पैरामीटर्स किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, आगे के प्रोस्पेक्टिव्स क्या हैं, उनके 3 इयर्स 5 इयर्स या 10 इयर्स तक का इकोनॉमिक मॉडल जो है वो क्या दर्शा रहा है उनके, अगर वो उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें और अपनी बाकी एशियन कंट्रीज की या बाकी डेवलप कंट्रीज की बात करें, तो अगर पैरामीटर्स देखें तो इकोनॉमिक उससे रिसेशन से सभी लोग झेल रहे हैं। चाहे वो US भी अछूता नहीं है, चाइना भी अछूता नहीं है, या बाकी भी जो डेवलप कंट्रीज हैं वो अब उस रिसेशन से जो है वो कहीं ना कहीं घेरे में आ गई हैं। पर उन पैरामीटर से अगर हम इंडिया को कंपेयर करें, जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है या जिस हिसाब से हमने अपनी ग्रोथ जो है वो पिछले 5 सालों में या 10 सालों में जो हमने हासिल कर रहे हैं, वो एक काफी प्रॉमिसिंग है FIIs के लिए। तो अगर उनके पूरी बास्केट में उनको अगर चूज करना है कोई भी एक कंट्री जो कि आगे 10 सालों में उन्हें अच्छा रिटर्न दे सकती है, तो मुझे लगता है कि इंडिया उसमें जो है वो टॉप कंट्रीज में आती है जहां पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर अब हम
हम लोग जो है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे डिस्कशन जो है वो ये चल रहा है कि इस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशन चाहे ग्लोबल हो चाहे इंटरनल हो, उससे हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे क्या फर्क पड़ता है। तो अभी अगर हम ये चर्चा करें तो आंकड़ा अगर आप देखिए, तो हम उसको एक एक करके करेंगे, लेकिन अभी अगर हम सिर्फ ये बात कर लें कि सिद्धार्थ, अगर हम अपना हेज करना चाहें पोर्टफोलियो, तो क्या इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी करें कि ठीक है अभी हम नहीं बेच रहे क्योंकि हमारे पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि अभी हमारा मार्केट ऊपर जाएगा और हमारे अच्छे रिटर्न्स आएंगे, लेकिन फिर भी अगर मैं सेफ प्लेयर हूं और हेज करना चाहूं, कोई ऑप्शन यहाँ पर निफ्टी की पुट ले लो, ऐसा कुछ कर लो, मतलब क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये कोई सिर्फ इंडो पाक जियोपॉलिटिकल टेंशन से या यूक्रेन रिलेटेड वॉर या फिर ट्रम्प टैरिफ्स या ABC जो भी आपके इकोनॉमी में हो रहा है उससे रिलेटेड नहीं है। एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, आप रिटर्न्स को चेज नहीं कर सकते, आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है फॉर ऑल एबनॉर्मल टाइम, कभी कुछ कभी कुछ। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आज कुछ हुआ तब आपने अपने पोर्टफोलियोज में इंपल्स दिखाकर कुछ सेल किया या बाय किया, कल को कुछ हुआ तो आपने बाय एंड सेल किया। ऐसे तो आपके पोर्टफोलियोज में कभी रिटर्न्स आए ही नहीं सकते। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका पोर्टफोलियो डे 1 से डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, और डाइवर्सिफिकेशन के बहुत सारे टूल्स होते हैं। दर्शकों को कुछ पता भी है और कुछ मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप कमोडिटीज से अपने पोर्टफोलियोज को हेज करा सकते हैं। मेरा हेज से क्या मतलब है? हेज से मतलब यह है कि अगर एक एसेट क्लास परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसके गिरावट को संभालने के लिए आपके पास दूसरा एसेट क्लास है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले 6 से 7 महीनों में इक्विटी एज एन एसेट क्लास ने रिटर्न्स नहीं दिए हैं। क्यों? क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा भारत से निकलकर चाइना में गया, फिर चाइना से निकलकर US में गया। उस समय गोल्ड या सिल्वर एज एन एसेट क्लास ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। तो जैसे मैम ने पूछा हेज कैसे किया जाए, तो गोल्ड एज एन एसेट क्लास या सिल्वर एज एन एसेट क्लास अगर आपके पोर्टफोलियो में एक रिक्विजिट मात्रा में है, एक प्रपोर्शन में है, तो आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली हेज हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे आपने सिल्वर बोला, तो आज भी अगर हम देखें तो सिल्वर में आई थिंक 1500 पॉइंट्स की गिरावट आई है। अगर फ्यूचर्स की बात करें तो मतलब ये हेज में नेट क्या नुकसान ही होगा या फायदा होगा? नहीं, हेज का मतलब ही ये है कि आपने अपने दोनों साइड के जो ट्रेड्स है उसको आपने बैलेंस करके चल रहे हैं। तो अगर आप हेज करके चल रहे हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, तो इससे क्लियर कट ये है कि आपको नेट पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि आपने लॉसेस और गेन्स दोनों को एक इक्वल लेवल पे या प्रोपोर्शनेट तरीके से आपने बांट दिया है। तो अगर आप जैसे अपने पोर्टफोलियो, जैसे मेरा पहले भी था, जैसे आपने सिल्वर लिया या गोल्ड लिया, अगर आप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं तो आप इन एसेट क्लासेस के साथ भी अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। या फिर जैसे मैम ने बोला, अगर आप अपने हेज्ड एसेट्स लेके चल रहे हैं, नेकेड पोजीशंस नहीं ले रहे हैं कि आप लॉन्ग जा रहे हैं या शॉर्ट जा रहे हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, अगर आप दोनों को बैलेंस आउट करके चल रहे हैं तो वो भी एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप अपने पोर्टफोलियोज को एक रिक्विजिट तरीके से बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो इन्वेस्टर्स को समझना बहुत जरूरी है कि अगर डोमेस्टिक इक्विटी नहीं चल रहा तो क्या पता इंटरनेशनल इक्विटी चल रहे, क्या पता अगर दोनों इक्विटी एज एन एसेट क्लास नहीं चल रहा तो गोल्ड या सिल्वर एज एन एसेट क्लास चल रहे, क्या पता ये दोनों नहीं चल रहा हो तो आर्बिट्राज या डेट एक परफॉर्मेंस दे। तो इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो डे 1 से डाइवर्सिफाई होना चाहिए। जी, तो सिद्धार्थ मैं आपसे पूछूंगी, अभी वापस आऊंगी कमोडिटीज के बारे में थोड़ा डिटेल से और पूछूंगी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में किया जाए, स्पेशली इस टाइम पे जो ये वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं उनमें स्पेसिफिकली क्या किया जाए। लेकिन जैसा कि ऋतु बता रही थी हमको कि जो ये हमारा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस होते हैं उनका मार्केट पर जो असर होता है वो तो शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म असर होता है वो इकोनॉमी पर होता है। तो इकोनॉमिक पैरामीटर्स आपके क्या क्या अफेक्टेड होते हैं इससे, अब हम ऋतु से पूछते हैं। ऋतु, अगर हम सिनेरियो की बात करें, इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो की, तो सबसे पहले तो ग्रोथ पे कितना असर पड़ता है, क्योंकि एक सेंटिमेंट कैसा हो जाता है वॉर के बाद और वॉर के टाइम पर, ये हमारे पोर्टफोलियो पर किस तरह का असर डालेगा?
बिल्कुल सोनिया, एक्चुअली अभी अगर हम पुराने हिस्टोरिकल डेटा की बात करें तो आपको भी काफ़ी जान के ये सरप्राइजिंग लगेगा कि हमारी जो है 1995 के पहले, या मैं कहूँ 1999 के पहले, जो भी हमारी इंटरनल टेंशन्स या जो भी वॉर थी, चाहे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर रही हो, चाहे वो कश्मीर वॉर फर्स्ट और सेकेंड रही हो, चाहे वो जो है हमारी और भी ये आपकी इंडो पाक वॉर रही हो, इस समय हमने हमेशा देखा है कि जीडीपी हमारी जो है करीब 1 से 2.5% के अराउंड जो है उसमें गिरावट रही हमेशा। लेकिन ये कारगिल वॉर जो कि 1999 में हुई थी, वही एक ऐसी वॉर थी जिसके बाद हमने अपनी जीडीपी में बढ़त देखी थी। 6.2% से वो जीडीपी बढ़ के 8.9% की ग्रोथ उसने जो है दर्ज की थी। तो ये एक्चुअली में ये शो करता है कि हमारी इकोनॉमिक, इंडिया की इकोनॉमी कैसे रेजिलिएंट हो रही है, कैसे सशक्त हो रही है, किस तरह के उसके पैरामीटर्स इंप्रूव हो रहे हैं, कि जो है इस तरह की टेंशन जो है वो जो थोड़े दिनों के लिए रहती है उसका हमारी जीडीपी पे इंपैक्ट नहीं आता है, और हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो है वो उसी तरीके से ग्रोथ दिखा रहे होते हैं। थोड़ा सा फॉर दैट शॉर्ट टर्म के लिए जरूर हम इम्पैक्ट देखेंगे, पर लॉन्गर उसमें हमारी जीडीपी पे इम्पैक्ट नहीं आया है। तो अगर हमारी इंडियन इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है, पैरामीटर्स अच्छे इंप्रूव करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे स्टॉक मार्केट जो कि एक बेंचमार्क होता है इकोनॉमिक को एक दर्शाता है कि हमारी इकोनॉमी कैसे जो है रन कर रही है, तो उस पर भी इसीलिए हमने जो है हमेशा इम्पैक्ट जो है बहुत ही शॉर्ट टर्म देखा है या पॉजिटिव में ही देखा है। तो अगर हम इसकी करें तो बहुत ही पॉजिटिव ही रहता है हमेशा। ठीक है, मैं इन्फ्लेशन पर भी आपसे पूछूंगी ऋतु, लेकिन उससे पहले हम सिद्धार्थ से पूछते हैं कि सिद्धार्थ, आप बता रहे थे कि कमोडिटीज में आप हेज कर सकते हैं, तो अगर आप विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाना चाहें कि स्पेशली वॉर के टाइम पर किस तरह की आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मार्केट। देखिए, अगर हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत बेसिक फंडामेंटल इस प्रोपोजिशन को देखें तो और कमोडिटी से रिलेटेड देखें, तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो वॉर के टाइम अफेक्ट होते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सबसे पहले देखें, क्रूड एज अ कमोडिटी एक बहुत ही वॉलेटाइल एक एसेट क्लास होती है। जब भी वॉर होता है, जब भी, चाहे वो मिडिल ईस्ट का वॉर हो, चाहे वो यूक्रेन रशिया का वॉर हो, इंडो पाक का वॉर हो, इतना सेंसिटिव एक कमोडिटी है, बिकॉज ये एक ऐसी कमोडिटी है जो एक फ्यूल है किसी भी इकोनॉमी के चलने के लिए, तो वो अफेक्ट होता है। लेट्स से हाइपोथेटिकली अगर ऑयल एज एन एसेट क्लास, अगर उसकी वैल्यूएशन कम हो रही है, इंडिया में देखा जाता है कि अगर ऑयल की या क्रूड की अगर जो वैल्यूएशन है वो $100 पर बैरल से कम है, तो वो इंडियन ग्रोथ के लिए, इंडियन मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स के लिए वो काफ़ी फायदेमंद होती है। तो क्रूड एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जो इन्वेस्टर्स को या फिर ट्रेडर्स को देखना बहुत ज़रूरी है कि इसके उछाल से या चढ़ाव से आप अपने पोर्टफोलियोज में कैसे पोर्टफोलियोज को बढ़त देख सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे मैंने बताया, गोल्ड एज एन एसेट क्लास, जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, गोल्ड एज एन एसेट क्लास ऑटोमेटिकली एक अपना प्रोमिनेंट पोजिशन ले लेता है। तो दैट एज एन एसेट क्लास इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग। डिफेंस एंड डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स या इस सेक्टर की अगर हम बात करें, तो ये भी एक ऐसा एसेट क्लास है, एक ऐसा सेक्टर है विद इन इक्विटीज जो बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है। क्यों? बिकॉज लॉजिस्टिक्स में अगर डिफेंस का बहुत ज्यादा रोल होता है, एरोस्पेस, ड्रोन्स और उससे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, अगर आप देखें तो वहां उसका जो सप्लाई है वो इतना ज्यादा होता है, बाय डिफॉल्ट है उसके जो मार्जिन्स हैं, उसके जो प्रॉफिट्स हैं, उसके जो एबिटा ग्रोथ है, वो सब के सब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जी, तो हम ना सेक्टर वाइज भी दर्शकों को बताएंगे कि किस सेक्टर में किस तरह की उम्मीद या आशंकाएं रहती हैं ड्यूरिंग वॉर, इस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हमने हमेशा देखा है ऋतु की वॉर के बाद थोड़ी महंगाई बढ़ जाती है, तो महंगाई क्यों बढ़ जाती है? क्या टैक्सेस लगा दिए जाते हैं और आगे की प्रिपरेशन की तैयारी की जाती है, या फिर जो नुकसान हुआ होता है उसकी भरपाई के लिए टैक्सेस होते हैं, या जो भी है वो अगर आप हमें समझाना चाहें कि महंगाई क्यों बढ़ती है और महंगाई के बढ़ने से हमारे शेयर बाजार पे क्या असर पड़ता है। बिल्कुल, महंगाई तो मुझे लगता है इन्फ्लेशन एक ऐसा पैरामीटर है जो कि शायद उसको किसी इंटरनल या एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप ही अभी हमने पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि हमने महंगाई को बड़ी मुश्किल से जो है वो अब हमारे कंट्रोल में ये कहीं कि आई है, या आरबीआई के कंफर्ट जोन जो 4% का टारगेट है उसके अंदर जो कहीं ना कहीं वो स्टैंड कर रही है। तो अगर हम ये बात सही है कि अगर कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसकी वजह से सप्लाई डिस्ट्रप्शंस होते हैं, उसका इम्पैक्ट अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ज़रूर हम जो है महंगाई में
एक बढ़त देखेंगे, क्योंकि सप्लाई कंसर्न्स हो जाते हैं, प्लस जो डैमेज है, डैमेज कंट्रोल के जो स्टेप्स लिए जाते हैं उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है हम ये इकोनॉमी की इस तरह के पैरामीटर्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है या इन्फ्लेशन जैसे पैरामीटर्स में हम उसका देख सकते हैं। तो महंगाई का और मार्केट जो है वो महंगाई को इस नजरिए से इसलिए इतना इंपॉर्टेंस देती है जो हमारा स्टॉक मार्केट है, बिकॉज इन्फ्लेशन एक ऐसा पैरामीटर है जो कि आरबीआई हमेशा उसमें अपना कंफर्ट जोन देखता है मार्केट में लिक्विडिटी देने के लिए या इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए। अगर आप अभी पिछला डेटा देखें तो अभी हमने 2 इंटरेस्ट रेट कट हमारे आधे % के जो है आरबीआई ने अनाउंस किए हैं, और आगे वाले उसमें महीनों में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और फर्दर रेट कट्स हो सकते हैं, जो कि काफी पॉजिटिव मार्केट ले रही है एक इकोनॉमिक बूस्ट देने के लिए। बट अगर हमारा इन्फ्लेशन जो कि अभी तो आरबीआई के कंफर्ट जोन में है, लेकिन अगर वो किसी फैक्टर्स की वजह से मॉनसून अगर नॉर्मल नहीं होते हैं या फिर कुछ सप्लाई डिस्ट्रप्शंस होते हैं, इसकी वजह से इन्फ्लेशन फिर से अगर बढ़ने लगता है फूड प्राइसेस की वजह से, तो शायद आरबीआई यहां पर एक रोकथाम लगा दे अपने इंटरेस्ट रेट कट होने में, जिसको कि मार्केट को फिर उससे निराशा होगी और हम थोड़ा इंपैक्ट मार्केट में देख सकते हैं। तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा पैरामीटर है स्टॉक मार्केट के जो है सेंटिमेंट्स को दर्शाने के लिए। जी, तो सिद्धार्थ, अब हम आते हैं आपके डिफेंस स्टॉक्स पर और ड्रोन स्टॉक्स पर और साथ ही स्पेस के जो टेक्नोलॉजी है उस पर भी। तो ये तो माना जाए कि जब भी वॉर सिचुएशन होती है या वॉर के कुछ टाइम बाद, अभी भी जैसे सीज फायर तो है, लेकिन सीज फायर एडहेरेंस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह के मार्केट की डायरेक्शन होती है। तो ऐसे में एक बहुत नेचुरल है कि लोग डिफेंस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, लेकिन प्रॉफिट बुक कब करें? क्योंकि अभी अगर हम देखें तो या तो 7-8% तो आज ही बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग होती है क्या कि कुछ लोगों ने पहले से अगर लिया हुआ है कम स्टॉक में, कम प्राइस में, और अब वहां पर मतलब इसको हम इन्वेस्टेड रहें या प्रॉफिट बुक कर लें या फिर और पैसा डालें या फिर क्या वेट एंड वॉच करें, बाय ऑन डिप करें? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ऐसा इवेंट हुआ है जहाँ पे उस सेक्टर का चलना बहुत ज़रूरी है, तो बाय डिफॉल्ट है उस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स भी बढ़ेंगे। देयर कैन बी, अब नाउ तीन टाइप के सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं। जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी पहले से ही उस सेक्टर में इन्वेस्टेड है, वो क्या करें? तो इनके लिए ये है कि जब तक नॉर्मलसी आ नहीं जाती है और सारे के सारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स अपने कंट्रोल में नहीं आ जाते हैं, जैसे अभी बात हो के चुकी है कि वॉर के बाद जनरली देखा जाता है कि इन्फ्लेशनरी फिगर्स या इन्फ्लेशन या महंगाई थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि डाइवर्जन जो है एक कैपिटल का वो एक नॉर्मल प्रोडक्टिव चीज में नहीं जा रहा है, वो डिफेंस की तरफ जा रहा है, जिसके कारण एक डिमांड सप्लाई मिसमैच आ जाती है और इन्फ्लेशन आ जाती है। तो जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी डिफेंस या डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स में पहले से ही इन्वेस्टेड हैं, वो तब तक उसको बाय और होल्ड करके चलें जब तक वो नॉर्मलसी दोबारा नहीं आ रही है। इन्फ्लेशन अपने इन्फ्लेशनरी प्रेशर से वो नहीं बच पा रहे हैं, जब तक वो इन्फ्लेशन अपने कंट्रोल में नहीं आ रहा है तब तक वो उसको बाय एंड होल्ड करें, क्योंकि उसके इफेक्ट्स अभी तक रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, तो एक सेकेंड यहाँ पर सिद्धार्थ, अगर कोई ऑल टाइम हाई था उसका, अगर वो वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है प्राइस, क्या वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया जाए? बिल्कुल, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि ऑल टाइम हाई पर जाकर एक बार फिर से थोड़ा डिप तो आता ही है। आप फेज वाइज मैनर में बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दिस इज अ राइट स्ट्रैटेजी कि लेट्स से अगर आपके पास 100 यूनिट्स हैं किसी भी स्टॉक के या म्यूचुअल फंड के जो डिफेंस रिलेटेड हैं, तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक आप उस समय कर सकते हैं जहां पे वो अपने चरम सीमा पे पहुंच जाता है। और जैसे जैसे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो आपके सामने डेटा अलग अलग फॉर्म में आ रहे हैं, अब जैसे जैसे वो अपने कंट्रोल में आते जाएंगे, वैसे वैसे आप और प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं और आप उस सेक्टर से बाहर निकल सकते हैं। एंड आप डेफिनेटली पाएंगे कि आपके जो रिटर्न्स आ रहे हैं आपके पोर्टफोलियोज में, या तो स्टॉक्स के फॉर्म में या म्यूचुअल फंड्स के फॉर्म में, वो काफी बेहतर होंगे। ये तो एक तरीका है। दूसरे इन्वेस्टर्स वो भी हैं जो सोचते हैं कि आज हम उन स्टॉक्स को बाय कर लें। तो मेरे ख्याल से वो इस समय के परचेज लेवल पे या मार्केट वैल्यूज के लेवल पर वो स्टॉक या म्यूचुअल फंड लेना एक सही अक्लमंदी नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने एक्सपेंसिव जोन में ट्रेड कर रहे हैं। अगर वो आप और खरीदेंगे उनको, तो उनकी प्रोबेबिलिटी गिरने की ज्यादा है रादर देन उठने की। तो मैं ऐसे इन्वेस्टर्स को यह सजेशन देना चाहूंगा कि आप इस समय आप 100% डिफेंस या डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स को या स्टॉक्स को या म्यूचुअल फंड्स को ना खरीदें, क्योंकि वो आपके वो वैल्यूएशन कंफर्ट लेवल आपको नहीं देंगे। तो जैसे कि आपका सवाल है, चाहे वो डिफेंस हो, एरोस्पेस हो, ड्रोन्स हो, लॉजिस्टिक्स हो, ये डायरेक्टली वो सेक्टर्स हैं जो डिफेंस में जहां डिफेंस में उनका जो एक रोल है या इंपॉर्टेंस है या प्रोमिनेंस है वो बहुत ज्यादा है।
तो इन स्टॉक्स का चलना बहुत ऑब्वियस है और इन स्टॉक्स का गिरना भी बहुत ऑब्वियस है नॉर्मल सी में। इन्वेस्टर्स को बस ये देखना है कि वो अपना किस तरीके से फेज वाइज मैनर में प्रॉफिट बुक करें और धीमे धीमे प्रॉफिट बुक करते रहें, सो दैट वो रिटर्न्स भी बना पाएंगे एंड एट द सेम टाइम अपने रिस्क को भी कम कर लेंगे। बिल्कुल। तो आगे हम और भी जानेंगे आपसे कि क्योंकि डिफेंस की जो भी कंपनियां हैं वो मोर और लेस सरकारी कंपनियां हैं, तो सरकारी कंपनियों में अब निवेश किया जाए आने वाले टाइम में सेफ खेलने के लिए, या फिर ऋतु प्राइवेट में भी डाला जाए, क्योंकि आप कह रहे थे इंटरेस्ट रेट्स के बारे में, आप बता रहे थे किस तरह से कंट्रोल किया हुआ है और नए आरबीआई गवर्नर और नए सेबी चीफ जिस तरह से हैंड इन हैंड दे आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स बेटर। ऐसे में इंडिया यूके का जो ट्रेड पैक्ट है या फिर यूएस और चाइना का जो ट्रेड पैक्ट है जिसमें मेटल शेयर्स हमने देखा कि बहुत अच्छा किया उन्होंने आज, तो इस सिनेरियो को देखते हुए आपको इकोनॉमिक कंडीशन कैसी लग रही है और interest rate, how will it impact the growth in the coming maybe 1 year short term अगर हम बात करें तो? शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो 1 ईयर में जो है इंटरेस्ट रेट कट बहुत, मुझे ऐसा लगता है इकोनॉमिस्ट की इंटरेस्ट रेट कट बहुत बड़ी डिमांड थी और जिसको काफ़ी हद तक आरबीआई ने जो है वो स्टार्ट करना मतलब स्टार्ट कर दिया है। और अगर हम बाकी कंट्रीज़ का भी देखें तो उन सब में भी रेट कट जो है वो हमसे पहले उन कंट्रीज़ में रेट कट स्टार्ट हो गया था, यूएस, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में और भी जो हमारी डेवलप कंट्रीज़ हैं। तो इनका इंटरेस्ट रेट की वजह से जो एक लिक्विडिटी बूस्ट जो है वो इकोनॉमिक को मिलता है, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो हमें आगे लॉन्गर रन में मिलेगा। अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का अभी पिछले 2 क्वार्टर का डेटा देखें तो उन्होंने जो है एक इंप्रूवमेंट जो है वो रिकवरी शुरू कर दी है। तो एक जो ट्रेंड हमें दिख रहा है वो ट्रेंड जो है आगे मेंटेन रहे, इसके लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट में जो एक वो चाहिए था हमें रिलैक्सेशन, वो हमें मिल रहा है और आगे भी ये उम्मीद की जा रही है कि हमें और इंटरेस्ट रेट जो है कट से में मदद मिलेगी। तो इकोनॉमिक पैरामीटर्स वैसे इंडिया के, क्योंकि ओवरऑल हमारा इकोनॉमिक जो है वो सिर्फ अकेले गवर्न नहीं हो सकती, हमें ऑब्वियसली यूएस में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, यूरोपियन यूनियन में क्या हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है क्योंकि हमारे उनसे ट्रेड रिलेशंस हैं, हमारे उनको जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हम डिपेंड करते हैं। तो अगर वहाँ पे कुछ डिस्ट्रप्शंस होता है, वहाँ पे कोई टेंशंस होती हैं या किसी तरह की प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली वो हमें इंपैक्ट करेंगी। जैसे यूएस का जो टैरिफ है वो हमें इंपैक्ट करेगा, लेकिन वो हर सेक्टर में कितना उसका इंपैक्ट आएगा उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कुछ सेक्टर्स अगर इंपैक्ट होंगे तो कुछ सेक्टर्स जिसमें दूसरी कंट्रीज में ज्यादा टैरिफ लगा है और हमारा उस पर अच्छा हैंड होल्डिंग है, जैसे टेक्सटाइल्स है, तो वहां पे हमको बेनिफिट मिलेगा। तो ये सेक्टर टू सेक्टर जो है वो डिपेंड करता है। तो ओवरऑल जो है हमारी इकोनॉमी जिस हिसाब से मतलब ग्रो कर रही है और जैसे पैरामीटर्स इंप्रूव हो रहे हैं, गवर्नमेंट जिस हिसाब से स्टेप्स ले रही है इसको आगे सपोर्ट करने के लिए, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है इस साल हमारा 6.5% का आंकड़ा ग्रोथ का आरबीआई ने दिखाया है, बट नेक्स्ट ईयर जो है वो डेफिनेटली जो है वो 7% की ग्रोथ की तरफ मूव होना चाहिए। तो ऋतु मैं यहीं पर एक क्वेश्चन इसी में ऐड कर देती हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड है। आज हमने निफ्टी बैंक देखा, निफ्टी बैंक बहुत अच्छा राइज किया और जो उसका मेन कंट्रीब्यूटर है उसने भी बहुत जबरदस्त राइज किया। तो ऐसे में अब क्योंकि आप भी बैंकिंग सेक्टर से हैं तो दर्शकों को बैंकिंग सेक्टर की तरफ क्या रुख रखना चाहिए, सरकारी बैंकों की तरफ, प्राइवेट बैंकों की तरफ या एनबीएफसीज की तरफ, क्या करें? मुझे लगता है सोनिया, अगर कभी भी मार्केट में गिरावट आती है और जब भी रिकवरी होती है तो एक सेक्टर तो आंख बंद करके आप मान लीजिए कि उसमें सबसे पहले रिकवरी आएगी, वो है बैंकिंग सेक्टर। बिकॉज किसी भी इकोनॉमी को अगर चलाना है, सपोर्ट करना है तो उसका बैंकिंग सेक्टर सबसे मजबूत होना चाहिए और गवर्नमेंट का भी यही फोकस रहता है कि बैंकिंग सेक्टर में इंप्रूवमेंट रहे। उसमें आप समय समय पे आप देखिए स्टिमुलस पैकेजेस, लिक्विडिटी पुश भी जो है वो इसी बैंकिंग के थ्रू ही जो है वो सिस्टम में लाया जाता है। तो अभी का जो हालात है और आगे की जो ग्रोथ के लिए है, बैंकिंग सेक्टर्स हमेशा से उनका प्रोस्पेक्ट्स अच्छा रहा है। अब आप चाहे जो है वो आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जाइए, चाहे आप प्राइवेट बैंक्स में जाइए, चाहे एनबीएफसीज में जाइए, क्योंकि एनबीएफसीज भी जो है वो अब काफी हद तक बैंकिंग एमएसएमई सेक्टर को क्योंकि बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं तो काफी हद तक वो इकोनॉमिक ग्रोथ में उनका बहुत बड़ा योगदान बढ़ रहा है। तो होल बैंकिंग सेक्टर जो है वो काफी अहम है और इसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप जरूर इसको जो है वो होल्ड कर सकते हैं। आई एम श्योर सिद्धार्थ भी कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे, आई कैन सी द स्माइल। एंड ऑल्सो इसके साथ कहते हैं जैसे डिफेंस के साथ बैंकिंग स्टॉक्स बढ़ते हैं, इसके अलावा पावर स्टॉक्स भी बढ़ते हैं। तो अगर आप दर्शकों को बताना चाहें पावर स्टॉक्स के लिए इन्वेस्ट किया जाए कि नहीं, बैंकिंग में कितना अपना डाइवर्सिफाई
किया जाए, डाइवर्सिफाई नहीं किया जाए, डाइवर्सिफाई किया जाए। जी देखिए, बैंकिंग सेक्टर तो है ही, जैसे मैम ने अभी बोला कि एक इकोनॉमी को चलने के लिए बैंकिंग सेक्टर का चलना बहुत जरूरी है। इन द सिमिलर मैनर मार्केट्स को चलने के लिए भी बैंकिंग सेक्टर का चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि 35% तो बैंकिंग सेक्टर का ही योगदान है एक मार्केट के चलने के लिए। इसमें दो टाइप की बैंक्स आती है, जैसे अभी डिस्कस हुआ है, प्राइवेट सेक्टर्स एंड पब्लिक सेक्टर। हमारे कुछ प्राइवेट सेक्टर्स बैंक तो इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा कॉम्पीट कर रही है कि वो इंटरनेशनल इंडेक्स जो है, चाहे वो MSCI इंडेक्स हो गया, वहां उन्होंने अपना झंडा लहरा दिया है और वहां पे उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अगर आप देखें इंडियन बैंकिंग सेक्टर, वो नॉट ओनली एट अ नेशनल लेवल, वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट, यस, बैंकिंग सेक्टर का में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे और जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर जैसे इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है, तो आप देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स जो है वो भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। इन द सिमिलर मैनर, जैसे पावर एंड ट्रांसमिशन के जितने भी स्टॉक्स हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम भूमिका निभाते हैं। जनरली जो पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स हैं, उनके बहुत ज्यादा पावर ट्रांसमिशन में स्टॉक्स देखे जाते हैं। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है एक ऐसे फेज में जब एक इकोनॉमी एक अपना रुख बदलती है। तो आप देखेंगे कि अगर आपका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन उस सेक्टर में भी है, तो आपके पोर्टफोलियोज में एक अच्छे रिटर्न्स आएंगे ही आएंगे। अदर देन द फैक्ट, जैसे इससे पहले डिस्कस होकर चुका है, डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं या फिर एरोस्पेस के जितने भी स्टॉक्स हैं या उससे रिलेटेड जो भी कंपनीज है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, आज वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बहुत अच्छा अपना नाम कमा रहे हैं। अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में हैं, तो आप देखेंगे आपके पोर्टफोलियोज में, बिकॉज ये जो एक जियोपॉलिटिकल टेंशंस हुए हैं, इसके कारण आपके पोर्टफोलियोज में एक अच्छे रिटर्न्स आएंगे। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वेस्टर्स को यह समझना बहुत जरूरी है कि वो किसी भी सेक्टर में इतना ओवरवेट ना हो जाए कि उनका पोर्टफोलियो में ओवर कॉन्सेंट्रेशन हो जाए किसी भी सेक्टर में। तो जैसे मैम ने बोला, डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है, डिफरेंट सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो है एक इन्वेस्टर को पेशेंट होना। अगर इन्वेस्टर पेशेंट नहीं है, तो कोई भी सेक्टर अपना निर्धारित कार्यकाल में या एक स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर वो रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएगा। सो पेशेंस ऑलवेज पेज। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बताया, उसके अलावा जो मेड इन इंडिया है, उसके चलते तो लग रहा है कि जो ये डिफेंस स्टॉक्स हैं, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू आउट परफॉर्म द पीयर्स। लेकिन अगर हम वॉलेटिलिटी इंडेक्स देखें, विक्स भी काफ़ी राइज हुआ है। क्या विक्स के बारे में हमारे इन्वेस्टर्स को बॉदर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़? व्हाट डू यू से? या विक्स पे सुनिए जी, एक्चुअली विक्स जो है वोलेटिलिटी इंडेक्स का नेचर ऐसा है कि वो जब कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन या हाई इंपैक्ट होती है, तो वो जनरली आप उसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखेंगे। उसी हिसाब से जो है वो स्टॉक के बीटा भी जो है वो इम्पैक्ट होते हैं। बट मुझे लगता है कि ये सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर ऐसा कोई भी डिस्ट्रप्शंस होता है, तो विक्स का बढ़ना, वोलेटिलिटी होना एक आम बात है। तो इन्वेस्टर्स जो है उससे पैनिक नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टर उनको अपने इन्वेस्टमेंट में बने रहना चाहिए, क्योंकि जब ये डिस्ट्रप्शंस जो है वो ईज डाउन होंगे, तो वोलेटिलिटी भी आप देखेंगे कि वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ जो है वो मूव करने लगेगा। तो विक्स को देखना एक पैरामीटर स्टडी करने के लिए ठीक है, पर इन्वेस्टमेंट को रखना है, निकलना है या क्या, उस डिसीजंस के लिए विक्स को मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसको तजुर्बा देना चाहिए। बाकी सिद्धार्थ जी से भी कुछ अगर इसमें ऐड करना चाहें तो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं इन्वेस्टर्स को, और ये मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो पूरे इस डिस्कशन में हुए हैं, उनको कोरिलेट करके एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी वॉलेटिलिटी आती है या विक्स जब इंडेक्स भागता है, तो उस समय आपके जो फ्यूचर्स होने हैं वो बहुत महंगे हो जाते हैं। तो उस केस में उससे जो एक रिलेटेड फंड होता है, जिसको आर्बिट्राज फंड कहते हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो एकदम बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ द वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, फ्यूचर्स महंगे हो जाते हैं। और आर्बिट्राज का जो बेसिक मैकेनिज्म है वो इसी तरीके से वर्क करता है। तो इस केस में आर्बिट्राज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है जो डिसाइड होता है विक्स के थ्रू। तो अगर आपका विक्स ज्यादा है, तो आर्बिट्राज जो फंड है उसके रिटर्न्स बेटर होते हैं। इन्वेस्टर्स को अगर छोटे टाइम के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है, तो वो आर्बिट्राज एज अ कंपोनेंट में भी इन्वेस्ट कर सकता है ड्यूरिंग दिस फेज या इस कार्यकाल में, और वो देखेगा कि उसके जो रिटर्न्स हैं वो अबव नॉर्मल रिटर्न्स उसके पोर्टफोलियोज में आ जाएंगे। तो घूम फिर के सवाल यही आता है कि इस फेज को अगर हमें काटना है, जो कि एक नेशनल लेवल पे एक मुश्किल का एक फेज है, उस फेज में इन्वेस्टर को या पोर्टफोलियो जो मैनेजर्स होते हैं
उनको क्या करना चाहिए जिससे वो इस फेज का एक फायदा भी उठा सके एंड एट द सेम टाइम उनके पोर्टफोलियोज में कोई लॉसेस भी नहीं हो जब मार्केट्स अपना एक थोड़ा सा डाउन टर्न फेज दे रहा है। एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगा कि इंडो पाक वॉर में अगर आप 22 अप्रैल से जब पाकिस्तानी मार्केट्स को अगर आप ट्रैक करें तो आप देखेंगे वो उसने मोर देन 10% या 15% का ऑलमोस्ट करेक्शन दे दिया है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप इंडियन मार्केट्स को देखें तो उसमें तो ज्यादा करेक्शन आया ही नहीं, मोर और लेस हम 1-1.5% नीचे गिरे और उसके बाद हम लोगों ने सपोर्ट दिया, सपोर्ट हमारे पास आया और हम लोगों ने वी शेप रिकवरी दे दी। इसका जो सिंपल कारण ये है कि आज इंडियन मार्केट्स इतने रेजिलियंट हैं, इतने ज्यादा रेजिलियंट है और इतना स्ट्रांग है वो फंडामेंटली कि इंडियन मार्केट्स को इतनी इन आपदाओं से इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे थे कि जब तक इंडो पाक वॉर नहीं हुआ था उससे पहले इंडियन मार्केट्स बढ़ रहा था। बढ़ने का कारण ये था कि जो डॉलर है वो सस्ता हो रहा था और जो FIIs है उनका जो रुख है वो वापस इंडियन मार्केट्स में बढ़ रहा था। ऑन द कॉन्ट्ररी मैं आपको बताना भी चाहूंगा जो GST फिगर्स आए हैं वो वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल पर आए हैं जिसने इंडियन मार्केट्स को जो सपोर्ट दिया है और जो रेजिलियंस दिया है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण इंडियन मार्केट्स गिरे नहीं इतने ज्यादा। और ये कहना तो बहुत ही ऑब्वियस है कि क्रूड का गिरना इंडियन मार्केट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इच क्रूड ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक भूमिका निभाई है इंडियन मार्केट्स में उसके गिरने को रोकने से। तो ये जो इंडो पाक टेंशन्स हुए हैं जहां हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जिसका मार्केट इतनी बुरी तरीके से ऑलरेडी जहां ब्लड शेड था वहां इंडियन मार्केट्स ने बहुत स्ट्रांग रेजिलियंस दिखाई है और आप देखेंगे कि ये रेजिलियंस जो है वो कंटिन्यूड रहेगी बिकॉज जो इंडिया के जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है, जो फिस्कल डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, इन्फ्लेशन है, फॉरेक्स फिगर्स हैं, ये सारे के सारे अंडर कंट्रोल लेवल में हैं ऑलरेडी। तो ऋतु, जिस तरह से सिद्धार्थ बोल रहे हैं कि फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इंडियन मार्केट रेजिलिएंट है, आपको क्या लग रहा है अब जैसे इंडो पाक टेंशन जो भी हुई, अब इसके बाद जो FIIs हैं या फिर जो विदेशी निवेशक या फिर जो दूसरी गवर्नमेंट्स हैं जो भारत के साथ कोई ट्रेड पैक्ट्स करना चाहते हैं, उनका रुख क्या रहेगा भारत के लिए? और जिस तरह से भारत ने इस पूरे मसले को देखा भी है और किस तरह से हैंडल किया है और मार्केट्स ने भी अपना रिस्पांस दे दिया है, ह्यूज एक तरह से पॉइंट्स आज बने हैं, 2500 पॉइंट आई थिंक सेंसेक्स में भी बने हैं। तो इस सब को देखते हुए क्या लगता है कि पूरा एफर्ट जो है ग्लोबल मार्केट्स का भी या ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भी भारत के लिए पॉजिटिव है? सोनिया, बिल्कुल मुझे लगता है कि इस बार जिस हिसाब से जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को हैंडल किया है, उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज जो है सिर्फ जो है वो अपने नेबर्स को नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड उन्होंने ये पहुंचाने की कोशिश की है कि अब इंडिया वो इंडिया नहीं है जो कि पहले 5 साल पहले हुआ करती थी या 10 साल पहले हुआ करती थी। अब हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स या हमारे पैरामीटर्स इतने कमजोर नहीं हैं कि वो थोड़े से डिस्ट्रप्शन से जो है उनमें कोई प्रॉब्लम आए, और शायद इसी कॉन्फिडेंस को जो है हमारे बेंचमार्क इंडाइसेस ने भी पूरा सपोर्ट किया है, क्योंकि थ्रू आउट द पीरियड उसमें बिल्कुल मामूली मतलब फ्लैट ट्रेड हुआ है और आज तो आप देख सकते हैं सीज फायर के बाद जो है वो करीब 3% की बढ़त के साथ जो है वो मार्केट ने क्लोज किया है। तो हमारी इकोनॉमिक जो है वो ठीक है, अभी हो सकता है कि साल 1.5 साल थोड़ा सा इसमें आपको जो है ग्रोथ में थोड़ी सी कमी लगेगी, बिकॉज उसके बहुत से फैक्टर्स हैं, जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस अदर देन मतलब हमारे इंटरनल हैं, प्लस जो भी ये ट्रेड पैक्ट है, इन सब का पूरा एनालिसिस, पूरा इम्पैक्ट जब तक आएगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर से जो है वो हमारी GDP काफी ऑप्टिमिस्टिक तरीके से जो है वो ग्रोथ अपनी शो करेगी और 7% तक की ग्रोथ तो हम नेक्स्ट ईयर तक भी जो है वो अपने इकोनॉमिक में देख सकते हैं। तो ये हमारा जो है पैरामीटर्स पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, रिकवरी उनमें आना शुरू हो गई है, और जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो डे बाय डे, जिस आपके बिल्स, जिस आपके पॉलिसीज वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रहे हैं, उसे वो पूरा कॉन्फिडेंस है कि आने वाले समय में हम अपनी जो है इकोनॉमिक को और स्ट्रांग और बेहतर और $5 ट्रिलियन तक होने तक जो है वो देख पाएंगे। श्योर। तो सिद्धार्थ, एक चीज जिसने बहुत ज्यादा फर्क डाला है वो है कि टूरिज्म सेक्टर जो है, टूरिज्म की वजह से ये सब झंझट शुरू हुआ और फिर उसके बाद वही सेक्टर अभी काफी, अगर लोगों ने वहां के शेयर्स खरीदे हुए हैं उस सेक्टर के, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि रिकवरी टूरिज्म की बहुत जल्दी तो होनी कम है। देखिए, वेल टूरिज्म बात तो सही बोला, एक कैच-22 स्टेट है। ये स्टार्ट ही जो प्रॉब्लम की जो थी वो टूरिज्म सेक्टर से ही थी, और आज जो इफेक्ट हो रहा है वो भी टूरिज्म सेक्टर ही इफेक्ट हो रहा है।
सो टूरिज्म से रिलेटेड जितने भी हॉस्पिटैलिटी के या होटल्स के जितने भी स्टॉक्स हैं या जितने भी फिनटेक स्टॉक्स हैं टूरिज्म से रिलेटेड, उसमें एक भारी गिरावट देखा गया है। बट मैं इन्वेस्टर्स को ये समझाने की कोशिश करूंगा कि एकदम तो इन सेक्टर को एकदम वी शेप रिकवरी नहीं आ सकती जैसे आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में आती है, बट आप देखेंगे ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ेंगे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस बेटर होंगी, आपकी जो स्टॉक्स हैं वो अपने रिकवरी फेज में डेफिनेटली आएंगे एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इच आप उन सेक्टर्स को उस प्रपोर्शनेट तरीके से भी बेच सकते हैं जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। सो इन्वेस्टर्स को मैं अगेन यही बोलूंगा, एक निराशा ना रखें अपने अंदर कि अरे हमारे जो टूरिज्म से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो इतना ज्यादा उन्होंने डाउनफॉल दे दिया है, हमारा कैपिटल प्रोटेक्शन तो छोड़िए, हमारा कैपिटल इरोड और हो गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो एक साइक्लिकल चीजें हैं, ये तो चलती बढ़ती या घटती रहेंगी। मैं इन्वेस्टर्स को अगेन यही सजेशन देना चाहूंगा कि आप इन स्टॉक्स को अभी बाय एंड होल्ड करें। अभी आप इसमें अगर थोड़ा बहुत इनफैक्ट ऐड करना चाहते हैं तो ये बाय ऑन डिप्स की राइट स्ट्रैटेजी होगी इन सेक्टर्स में स्पेसिफिकली। इसमें थोड़ा सा ऐड भी कर सकते हैं, जब ही आपने ऊपर लेवल पर पहुंचे, जब नॉर्मल सी आए तो आप थोड़ा सा बेचकर बाहर निकल सकते हैं। आपके पोर्टफोलियोज में एक रिलेटिव प्रॉफिट्स आपको दिखेंगे। जी ऋतु, जैसे हमने देखा बहुत लोगों ने अपनी SIP स्टॉप कर दी क्योंकि जैसे ही ये टेंशन शुरू हुई लोगों को लगता है कि अपने पास कैश रख लिया जाए। क्या कैश रखना बुद्धिमानी है? नहीं है। और SIP जो स्टॉप की लोगों ने, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सोनिया, एक्चुअली में मुझे लगता है कि जो एक कैश रखने का एक माइंडसेट होता है, वो लोगों को ये लगता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है तो एटलीस्ट हमारे पास जो है कैश जरूर होना चाहिए ताकि हम अपनी डेली नीड्स या हमारी जो जरूरतें हैं वो रुकनी नहीं चाहिए। जैसे कि कोविड में भी हमने देखा कि डिमोनेटाइजेशन में भी हमने देखा कि थोड़ी सी दिक्कत हुई, फिर कोविड में भी ये प्रॉब्लम आई, तो लोगों का भी एक माइंडसेट हो गया है कि अगर इस तरह की सिचुएशंस है तो पहले कैश निकाल के रख लो। मुझे और काफी हद तक ये ठीक भी है उस सेंस में, क्योंकि आपकी जो डेली जरूरतें, डेली नीड्स है, अगर इन केस आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या बैंक में जाके पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपके पास कैश होना चाहिए। अब हम आते हैं SIP की तरफ। तो SIP का भी एक वही मेंटालिटी है लोगों की कि उन्हें लगा कि अगर इस तरह का डिस्ट्रप्शंस हो रहा है तो जरूर मार्केट जो है वो यहाँ से फॉल होगी और हमारे इन्वेस्टमेंट जो है, जो हम करना चाह रहे हैं जैसे भी है, वो हमारे को उतना रिटर्न नहीं देगी। प्लस हो सकता है कि हमारी जॉब्स में भी आगे क्या चीजें होती, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो लोग एक अजम्पशंस के तौर पे जो है वो एक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे समय पे अजम्पशंस पे नहीं जाना चाहिए। आप पहले ये चीज देखो, आप थोड़ा स्टडी करो कि क्या इंपैक्ट जो है वो मार्केट में पहले रहा। हिस्टोरिकल डेटा जिसे हम कहते हैं, वो किसी भी चीज के लिए एक स्टडी, रिसर्च, आंसर्स बहुत जरूरी है। जिसका हिस्टोरिकल डेटा जो हमारे पास है उसको देखना बहुत जरूरी है कि आप वो क्या दर्शाता है कि ऐसा क्या चीज जो है वो हमें कैसा स्टेप लेना चाहिए। तो उस केस में SIP है उसको मेंटेन रखना चाहिए, बिकॉज वो आपकी इन्वेस्टमेंट आज की नहीं है, वो आपकी लॉन्गर टर्म में है। और ये सारे इंपैक्ट जो है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म में इनका इंपैक्ट आता नहीं है। तो चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे SIP हो, उसमें मेंटेन कर रखना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। जी, तो SIP स्टॉप नहीं करनी है आपको। और मैं तो यही कहूंगी कि जब भी मार्केट गिरता है उसको एक अपॉर्चुनिटी मानिए और अपने ऐड कीजिए अपने स्टॉक्स, बजाय कि आप उसको निकालें। लेकिन रियलिटी के स्टॉक्स क्यों गिरे हैं सिद्धार्थ? वो समझ में नहीं आया कि क्या भी वो भी टेंशन से रिलेटेड कुछ ऐसा होता है? एग्जैक्टली क्या ये सारे जो सेक्टर्स होते हैं ये बहुत कोरिलेटेड सेक्टर्स होते हैं। रियलिटी एज अ सेक्टर भी बहुत ही ओवरली कोरिलेटेड होता है। इनफैक्ट रियलिटी एज अ सेक्टर की अगर हम बात करें तो इनका तो ओवर हाई वैल्यूएशन पे भी था जो अभी रियलिटी एज अ सेक्टर चल रहे थे, और इससे रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं अगर आप देखते तो वो उनकी जो वैल्यूएशन थी वो काफ़ी डिस्कम्फर्टिंग हो गई थी क्योंकि बहुत ओवरली एक्सपेंसिव हो गई थी। एक माइनर ट्रिगर जब भी आता है, मतलब उनको गिरने के लिए एक इवेंट या एक न्यूज़ ही काफ़ी होती है। और इंडियन मार्केट्स में क्योंकि इतना बड़ा एक इतना बड़ा इवेंट हो रहा था जो इंडो पाक टेंशंस था, तो वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रिगर था रियलिटी के सेक्टर्स के स्टॉक्स को या म्यूचुअल फंड्स को गिरने के लिए। तो जब भी ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस आती है तो मोर और लेस एक डेमोक्रेटिक तरीके से हर जगह गिरावट होती है। जो अपने हायर वैल्यूएशंस पे होती है वहां पे गिरावट ज़्यादा देखी जाती है। तो इन दैट केस रियलिटी एज अ सेक्टर भी काफ़ी गिरी है। एंड इसका एक डायरेक्ट कोरिलेशन ये भी होता है कि अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल जब टूरिज्म इफेक्ट होता है या ट्रेड इफेक्ट होता है, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो डेवलपमेंटल इफेक्ट्स तो आते ही हैं। डेवलपमेंटल डायनामिक्स में भी एक इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो रियलिटी का जो स्टॉक है वो तो सीधे डेवलपमेंटल डायनामिक्स एंड कैपिटल
एक्सपेंडिचर से डायरेक्टली रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि डाइवर्जन कहीं और हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है डिफेंस की तरफ, डाइवर्जन हो रहा है एरोस्पेस की तरफ, डाइवर्जन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ नहीं हो रहा है। सो इन दैट केस जितने भी डेवलपमेंटल स्टॉक्स हैं वो हर बार एक बैक स्टेप लेते हैं, बिकॉज मार्केट्स जब गिरता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब सिचुएशंस बेटर होती हैं, इन दैट केस वो जो डेवलपमेंटल स्टॉक्स जो होते हैं वो अपने एक नॉर्मल रुझान पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। जी ऋतु, जैसे कहा जाता है कि जो ग्रेट स्टॉक्स हैं दे रियली स्टे चीप फॉर लॉन्ग, तो अभी हमने देखा काफ़ी अच्छे रेट्स थे अच्छे स्टॉक्स के जो फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग हैं और जो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे थे, काफ़ी गिर चुके थे, लेकिन अब वो फिर से महंगे आज ही हो गए होंगे, जितना मुझे लगता है कि 10% तो उछाल आ ही गया होगा। ऐसे में दर्शकों के लिए आप क्या कहेंगे कि जो मिड कैप स्टॉक्स हैं या स्मॉल कैप हैं जिनमें अभी बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं है, क्या उनको लिया जाए या लार्ज कैप पे फोकस किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी उसमें रहनी चाहिए? सोनिया, मुझे तो लगता है कि इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, किसी एक सेगमेंट की तरफ उसका झुकाव नहीं होना चाहिए। आप अगर आपको इन्वेस्टमेंट रखना है तो आप जो है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में आप जो है अपना एक एक्सपोजर रख सकते हैं। ऑब्वियसली लार्ज कैप के में ये बेनिफिट होता है कि वो अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, गिरावट आती है, तो वो लार्ज कैप जो रिकवरी भी उनमें सबसे पहले होती है। और मिड कैप और स्मॉल कैप में होता है कि वो किसी भी तरह की कोई पॉलिसी आ गई, कोई रेगुलेटरी अपडेट्स आ गए, तो उसकी वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप में जो है वो ज्यादा आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो आप अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप थोड़ा सा ज्यादा प्रोपोर्शन में रख सकते हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में रिटर्न, क्योंकि उन्हीं में स्मॉल कैप्स में से कुछ मल्टी बैगर्स भी बनने के उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में भी कुछ प्रपोर्शंस अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए, हमारे दर्शकों को फिर से नई जानकारी देने के लिए और बताने के लिए कि क्या सही है क्या गलत, और बहुत समझदारी के बाद ही शेयर बाजार में अपना पैसा लगाएं और स्टॉक्स खरीदें। पैसा बोलता है कि इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। आपके कोई सजेशंस हैं तो हमें ईमेल कीजिए ddurduspecials@gmail.com पर। इसी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।